नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन ईरा में आप सभी का स्वागत है। और यह वीडियो जो लेकर आया हूँ बायोलिंगुअल है, यानी कि दो भाषाओं में है, हिंदी और इंग्लिश। तो हमें विश्वास है कि आप लोग को जो परेशानी आ रही होंगी इंग्लिश में, वो परेशानी अब नहीं आएगी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैं 100 क्वेश्चन करूँगा, 100 क्वेश्चन करूँगा। और यह क्वेश्चन राजस्थान एमपीएड एंट्रेंस में आ चुके हैं, जो कि मैं वीडियो का जो पीडीएफ देखा तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको समझने लायक क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन से आपको नए नए नॉलेज मिलेंगे, जिससे कि इसके 4 ऑप्शन हैं और आपको रिवीजन करने का बहुत बेटर मौका मिलेगा, जो आपके किसी भी टीजीटी में, चाहे यूपी का हो, टीजीटी हो, यूपी की पीजीटी हो, डीएसएसबी हो, केबीएस हो, एनबीएस हो या नेट से रिलेटेड हो, सारे में आपके लिए काम करेगा। क्योंकि आज की जो वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है और एक्सप्लेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पॉर्टेंट लगेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि विच इज रिफर्स टू ए मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी। मटेरियलिस्टिक किसे भौतिक दर्शन कहा जाता है? भौतिक आप समझ रहे होंगे, भौतिक का मतलब होता है कि जो प्राकृतिक रूप हो, प्राकृतिक हो, नेचुरल हो, उसी को भौतिक कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ए सही है, नेचुरलिज्म। अब अस्तित्ववाद की बात करता है ऑप्शन नंबर बी में। अस्तित्ववाद क्या है कि इस दुनिया में जब किसी का अस्तित्व होता है, किसी की वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं अस्तित्ववाद। और रियलिज्म यथार्थवाद है, और रियलिज्म में हमेशा रियलिटी की बात करता है, सत्य की बात करता है, तो उसको रियलिज्म कहते हैं। और रियलिज्म को किसने दिया था? अरस्तू ने दिया था। अरस्तू ने रियलिज्म को दिया था। और नेचुरलिज्म को रूसो ने, प्रकृतिवाद को रूसो ने दिया था। आपको याद होना चाहिए कि रूसो ने दिया था, और इसको रियलिज्म को अरस्तू ने दिया था। और प्राग्मेटिज्म, प्रयोगवाद भी बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटलिज्म भी बोलते हैं, व्यवहारवाद भी बोलते हैं, तो इसको दिया था जॉन डीवी ने। इस प्रकार मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से कई तरह का नॉलेज प्रोवाइड करता हूं। तो हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जहां न समझ में आए ज़रूर कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगे तभी भी कमेंट करें, अगर नहीं अच्छी लगती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ताकि हमें एहसास हो कि कोई डिसलाइक करने वाला मिला है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यक्तित्व किस दर्शन का प्रमुख सरोकार? इंडिविजुअलिटी इज द चीफ कंसर्न ऑफ विच फिलॉसफी। व्यक्तित्व की बात किया है, पर्सनालिटी की बात किया है, किस दर्शन का सरोकार है? तो ऑप्शन नंबर ए है नेचुरलिज्म के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अस्तित्ववाद के बारे में बात कर चुका हूँ। और सेम क्वेश्चन वही है, लेकिन इसमें क्वेश्चन सिर्फ प्रमुख सरोकार की बात पूछता है व्यक्तित्व की। तो आइडियलिज्म, आदर्शवाद में व्यक्तित्व का प्रमुख सरोकार कहा जाता है आदर्शवाद को, आइडियलिज्म को। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज एसोसिएटेड विथ टर्मेरियन मूवमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए है जॉन गट्समथ, एडोल्फ स्पेस, जॉन बेस्डो और ग्रिफिथ फ्रेडरिक, इसको फ्रेडरिक बोलते हैं, फ्रेडरिक लुडविग जॉन। तो ये बता दें कि ये चारों जो दार्शनिक हैं, चारों जो शारीरिक शिक्षाविद हैं, ये जर्मनी के हैं। और ऑप्शन नंबर डी सही है, इसी को टर्मेरियन मूवमेंट का जन्मदाता बोलते हैं, फ्रेडरिक लुडविग जॉन को। ऑप्शन नंबर डी सही है। और जो ऑप्शन नंबर ए है जॉन गट्समथ, ये ग्रैंड फादर ऑफ जिम्नास्टिक बोलते हैं इसको, ग्रैंड फादर ऑफ जिम्नास्टिक बोलते हैं गट्समथ को। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज एसोसिएटेड विथ एसआर बॉन्ड थ्योरी। एसआर बॉन्ड का मतलब होता है, एसआर बॉन्ड स्टिमुलेट
स्टिमुलस रिस्पॉन्स, इसको बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स। स्टिमुलस उद्दीपन प्रक्रिया सिद्धांत, उद्दीपन क्रिया सिद्धांत, इसको बोलते हैं हिंदी में उद्दीपन क्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करें तो इसे कौन दिया था? हल ने दिया था, गेस्टाल्ट, थॉर्नडाइक और स्किनर। तो इसको थॉर्नडाइक ने दिया था। और किस पे किया था? बिल्ली पे। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु एस्टेब्लिश रेनफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग, सीखने के सुदृढ़ीकरण सिद्धांत की स्थापना किसने की थी? सुदृढ़ीकरण। तो इसमें जो चारों ऑप्शन है बता दें, चारों ऑप्शन में कोई ऑप्शन नहीं सही है। रेनफोर्समेंट थ्योरी जो दिया था स्किनर ने दिया था। किस पे दिया था? स्किनर ने। तो आप इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको बता दें स्किनर सही है। हल ने दिया था ड्राइव थ्योरी, हल ने दिया था ड्राइव थ्योरी। और गेस्टाल्टवादी जो हो गए थॉर्नडाइक हो गए, गुथरी, पाउलेन ने दिया था कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी, कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी, ये कुत्ते पर दिया था। तो इसमें ऑप्शन कोई सही नहीं है, इसलिए मैंने स्किनर बता दिया, स्किनर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वाज द मैन बिहाइंड प्राइमेटिव जिम्नास्टिक, आदिम जिम्नास्टिक के पीछे कौन व्यक्ति था? आदिम जिम्नास्टिक के पीछे कौन व्यक्ति था? तो ऑप्शन नंबर ए है एडोल्फ स्पीच, पर हेनरिक लिंग और फेडरिक लिंग, उसके बाद नील्स बर्ग। तो प्राइमेटिव जिम्नास्टिक की बात करें तो नील्स बर्ग थे, वो प्राइमेटिव जिम्नास्टिक को दिया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रायल एंड एरर मेथड्स ऑफ लर्निंग इज आल्सो नोन एज, कहा है कि सीखने की प्रशिक्षण व त्रुटि विधि को यह भी जाना जाता है। ट्रायल और त्रुटि विधि को, प्रशिक्षण और त्रुटि विधि को क्या जाना जाता है, किस नाम से और जाना जाता है? तो इनसाइट लर्निंग, कनेक्शनिज्म यानी संयोजनवाद, या कंडीशनिंग, या इफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कनेक्शनिज्म, संयोजनवाद के नाम से ट्रायल एंड एरर मेथड को जाना जाता है। और इनसाइट थ्योरी को कोहलर ने दिया था, किस पे दिया था? चिंपांजी पे, चिंपांजी था उस पे दिया था। और कंडीशनिंग थ्योरी जो दिया था, कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी, पाउलो ने कुत्ते पे दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं इसलिए बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अदर नॉलेज भी मिल रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि ये हमेशा आपके काम आने वाली है। हु इज नोन एज फादर ऑफ किन्सियोलॉजी, कहा है कि किसे गति विज्ञान का, किन्सियोलॉजी का पितामह कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अरस्तु को किन्सियोलॉजी का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि खेलों में प्रदर्शन चिंता को यह भी कहा जाता है, यानी परफॉर्मेंस एंजाइटी, एंजाइटी माने चिंता होती है, और एंजाइटी दो तरह की होती है, एक होती है ट्रेट एंजाइटी, ट्रेट माने गुण चिंता, और एक स्टेट एंजाइटी होती है स्थिति परक चिंता। तो गुण चिंता जो होती है, ट्रेट एंजाइटी जिसे बोलते हैं, वो जन्मजात होती है, और स्टेट एंजाइटी सिचुएशनल, परिस्थिति के अनुसार होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ट्रेट एंजाइटी। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने सबसे पहले शरीर और मन के रिश्ते को प्रख्यापित किया? शरीर यानी कि बॉडी एंड माइंड, बॉडी माइंड को रिलेशनशिप किसने दिया? तो आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन में सुकरात भी आता है, रूसो आता है, सुकरात आता है, और अरस्तु भी कहीं कहीं आता है, होमर भी आता है। तो उसमें सबसे स्ट्रांग पॉइंट जो है प्लेटो है। तो प्लेटो ने ही सबसे पहले
दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि टोकोफेरॉल को भी कहते हैं, टोकोफेरॉल को कहते हैं क्या? ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं और विटामिन ई की कमी के कारण नपुंसकता हो जाती है। और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, D3 को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और कैल्सीफेरॉल यानी कि ये कैल्शियम को जनरेट करता है। और सी है विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, इसका जो रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी नामक रोग होता है। और के को नेप्थोक्विनोन बोलते हैं, नेप्थोक्विनोन बोलते हैं इसका रासायनिक नाम। और इसकी कमी के कारण हेमोफीलिया यानी कि ब्लड का थक्का नहीं जमता। इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि जब ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन करने वाला जो डॉक्टर होता है कौन सा इंजेक्शन लगाता है? तो विटामिन के का इंजेक्शन लगाता है। ऑप्शन नंबर 20 में सही है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, किस खनिज की कमी के कारण मांसपेशियों में ऐंठन होती है? किस खनिज के कमी के कारण मांसपेशियों में ऐंठन होती है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और सोडियम। तो आप देखे होंगे कि जब शरीर में नमक की कमी हो जाती है, जब नमक की कमी हो जाती है तो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर मात्रा में नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो बता दें कि बी और सी वाटर सोल्यूबल विटामिन है, यानी पानी में घुलनशील है। और ए, डी, ई, के पानी में घुलनशील नहीं, फैट सोल्यूबल यानी वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इसमें बी भी घुलनशील है, B1 भी घुलनशील है, B12 भी, और सी भी। विटामिन डी घुलनशील नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विटामिन A1 को यह भी कहते हैं, तो इसका रासायनिक नाम दिया है चारों, रेटिनॉल, थायमिन, रिबोफ्लेविन, नियासिन। तो ऑप्शन नंबर ए है, रेटिनॉल कहते हैं विटामिन ए को। और थायमिन विटामिन B1 को बोलते हैं। और रिबोफ्लेविन विटामिन B2 को कहते हैं। और नियासिन विटामिन B5 को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच इज यूज एज रेफरेंस प्रोटीन? किसका उपयोग भोजन में संदर्भ प्रोटीन के रूप में किया जाता है? तो सही ऑप्शन में जो भी लगाया हो सही लगाया है। दालों को ही रेफरेंस प्रोटीन कहा जाता है, दाल को रेफरेंस प्रोटीन कहा जाता है भोजन में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वाइप बैक ऑफ स्पाइन इज आल्सो टर्म्ड, यानी पीठ की रीढ़ के झुकने को भी कहा जाता है स्वाइप बैक। क्या बोला जाता है? काइफोसिस, लोडोर्सिस, स्कोल्सिस, राउंड बैक। तो आपको बता दें, इसको ऑप्शन नंबर बी सही है, लोडोर्सिस को स्वाइप बैक के नाम से भी जाना जाता है। और लोडोर्सिस को हॉलो बैक के भी नाम से जाना जाता है, हॉलो बैक के नाम से। और लोडोर्सिस होता कैसे है? मान लीजिए किसी व्यक्ति का ये स्पाइन है, स्पाइनल वर्टेब्रा कॉलम है, वर्टेब्रा कॉलम। जब ये कमर है, कमर वाला पोर्शन, जब ये कर्व ले लेता है, ऐसे कर्व ले लेता है, तो इसको बोलते हैं लोडोर्सिस। अब जब यहाँ से अपर थोरेसिक रीजन का पार्ट जब कर्व लेता है और इस टाइप आ जाता है तो उसको बोलते हैं काइफोसिस। और जब स्पाइन टेढ़ी हो जाती है, यानी कि एस आकार का सी आकार ले लेती है, ऐसे ले लेती है, तो उसको बोलते हैं स्कोलियोसिस बोलते हैं। और डी जो है राउंड बैक मतलब यहीं पे इसी को बोलते हैं, काइफोसिस को राउंड बैक भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इससे आप वीडियो देखते रहिएगा। मैं वीडियो डालना शुरू कर दिया हूँ, इस पर
100 क्वेश्चन का वीडियो डालूंगा और बायलिंगुअल होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो जेनुवेरम इज आल्सो कॉल्ड, जेनुवेरम को क्या बोलते हैं, दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, बो लेग, नॉक नी, फ्लैट फीट, राउंड बैक। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, जेनुवेरम को बो लेग बोलते हैं। यानी कि बो लेग कैसे होता है, जब वाइड गैप हो जाता है दो नी के बीच, ऐसे आपका पैर हो जाता है, जब वाइड गैप हो जाता है, दोनों नी के बीच वाइड गैप हो जाता है, ये नी हो गया, और बीच में जब वाइड गैप हो जाता है तो उसको बो लेग कहते हैं। और नॉक नी, जब दोनों नी टकराते हैं एक दूसरे से, नॉक करते हैं, नॉक नी माने नॉक नी मतलब कि एक दूसरे से टकराना, टकराना, तो उसको बोलते हैं नॉक नी। और जब किसी व्यक्ति को फ्लैट फीट होता है तो उसका पैर तलवा जो होता है पूरी तरह से चपटा हो जाता है। तो फ्लैट फीट के कारण एक और डिफॉर्मिटी उत्पन्न होती है जिसे बोलते हैं नॉक नी। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि किस डिफॉर्मिटी के कारण नॉक नी होता है, तो फ्लैट फीट डिफॉर्मिटी के कारण नॉक नी होता है। तो यह इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, दोस्तों को शेयर करिए और अपने सब्सक्राइब करिए, ताकि ये आप लोग के दोस्तों को भी यह बेनिफिशियल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।